तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी ब्रेन की एक ऐसी स्पेशलिटी है जिससे हम नई चीजें सीखते हैं। या पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, इसके पेशेंट की कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे पैरालिसिस के पहले थी। तो ये जो नसें दब रही हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दब रही है, ब्रेन में, जिसके कारण लकवा या हेड इंजरी हो रही है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अकड़न रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तो हमको फार्माकोथेरेपी या बोटॉक्स इंजेक्शंस को क्लब करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं सर्जरी नहीं कराना, सर्जरी कराने के बाद अब सर्जिकल में बात करें तो पेशेंट पूरे टाइम जगा रहता है जब सर्जरी होती है, और सर्जरी के 2 घंटे बाद हम उसे चला देते हैं। कि ये तमाम दर्द, चाहे वो सर्वाइकल का हो, चाहे स्पाइन का हो, स्लिप डिस्क का हो, ये होता है। सर ऐसे जीना भी क्या जीना, इससे बेटर तो सर्जरी करा के एक रिस्क ले ही लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। एक बार फिर से शरीर से जुड़ी ऐसी चीज़ें जो शायद आपको पता होगी लेकिन लॉजिक्स मिसिंग होंगे। बीमारियों का नाम सुना होगा लेकिन उसके इलाज और उसके 100% ख़त्म होने के तरीके शायद आज भी राज हैं। इन्हीं मुद्दों को आज आपके सामने खोलने के लिए एक बार फिर से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रंजन राठी, एक बार फिर से एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ इस पॉडकास्ट को लाया हूं जो न सिर्फ आपकी हर बीमारी का जवाब देंगे बल्कि आपके शरीर में दौड़ने वाली हर नसों की तरह उनके लॉजिक्स को क्लियर भी करेंगे। तो मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं स्पर्श जायसवाल सर का, जो कि सेंट्रल इंडिया के एकमात्र न्यूरो मॉड्यूलेशन एक्सपर्ट हैं। स्वागत करता हूं सर। नमस्ते सर। जनरली आज की तारीख में ब्रेन से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन एक बीमारी जो हार्ट अटैक की तरह हमेशा चिंता में डालती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि लकवा, किसी भी उम्र में कभी भी आ जाता है तो कब तक रहेगा पता नहीं, और कितना डैमेज करके जाएगा ये पता नहीं, ठीक होगा या नहीं, या कोई अपना निशान छोड़ के जाएगा, और साथ ही इसके बारे में ये भी पता लगाना कि इस बीमारी से उभरने के बाद क्या मैं वापस पूर्णतः स्वस्थ हो पाऊंगा। ये तमाम विचारधारा उस परिवार के अंदर चलती है जिस परिवार में इस बीमारी का प्रवेश होता है। आपको क्या लगता है सर, ये परिवार वालों के जो क्वेश्चन हैं ये सही हैं और क्या इनके जवाब मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि लकवा एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर सही टाइम पे एक्ट किया जाए, और जैसे गोल्डन आवर एक रूल होता है कि गोल्डन आवर के टाइम पे फार्माकोथेरेपी या उसके बाद का ट्रीटमेंट अगर लिया जाए तो काफ़ी हद तक लकवा में हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या एक अच्छी ज़िंदगी लकवे के बाद भी हम जी सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आजकल जो हम लकवा देख रहे हैं उसमें कम उम्र से लेके ज़्यादा उम्र तक सारे लोगों को होता है। इसका सबसे बड़ा कॉज है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले के ज़माने में जैसे आपने या हमने, मैं भी अपनी 12th की कोचिंग तक भी साइकिल से गया हूँ, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलने या आजकल जो कोचिंग सेंटर से इतनी दूर होते हैं, सिटी इतनी डेवलप हो गई है कि अब हमें ही उनको टाइम सेव करने के लिए एक्टिवा या कोई 4 व्हीलर या 3 व्हीलर देना पड़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ से जो गायब हुई है उसके कारण हमें ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्होंने एज बैरियर को ब्रेक कर दिया। पहले जो एज को वो आते थे जैसे मिडिल एज या अपर मिडिल एज में या ओल्ड एज में, वो ब्रेक करके अब वो यंग में भी होने लगे, जैसे कि हार्ट अटैक, ओबेसिटी मतलब मोटापा, लकवा, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो अब हम हमारे पेशेंट्स में रेगुलरली देखते हैं, और वो काफ़ी चिंताजनक है एज अ सोसाइटी के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि लकवा होता क्यों है। तो लकवा को अगर हम सरल भाषा में समझें तो लकवा को समझने के लिए ऐसा है कि दिमाग की नस फूट जाने के कारण दिमाग के जिस एरिया में वो नस फूटती है वो एरिया काम करना बंद कर देता है या वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे अगर वो नस हमारे ब्रेन के उस एरिया में फूटी जहाँ पे हम हाथ या पैर चलाते हैं या बॉडी के मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, तो वो लकवा उस साइड का पैरालाइज हो जाएगा। जैसे राइट साइड के ब्रेन में अगर उस एरिया में डैमेज हुआ तो लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। ये सबसे कॉमन टाइप होता है लकवे का। कुछ लकवे ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के सेंट्रल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि खाना,
हमारा कफ रिफ्लेक्स कि हम जैसे ही कुछ भी खाते हैं और वो अंदर जाता है तो ऑटोमेटिक खांसी से बाहर आ जाता है अगर हमको वो सांस की नली में चले जाए, तो ये कफ रिफ्लेक्स डैमेज हो गया। ऐसे पेशेंट्स काफी सीरियस होते हैं और ये आईसीयू में लैंड अप करते हैं। तो इनका रिहैबिलिटेशन या इनका रिहैब या इनको वापस अपने पैरों पे लाना, इसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। पर आजकल न्यूरो मॉड्यूलेशन जैसी कटिंग एज न्यूरो टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये ब्रेन के, पहले ऐसा समझा जाता था कि स्पाइन या ब्रेन की नस एक बार डैमेज हो गई तो उसे हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, वो जिंदगी भर उसी अपाहिजता या उसी विकृय पार्ट के साथ जिएगा। जैसे हाथ ऐसा रह गया या पांव चलना बंद हो गए या बोलना बंद हो गया या निगलना या खाना बंद हो गया तो ट्यूब डल गई, तो वो उसी तरीके से रहेगा। बट अब ऐसा नहीं है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी ब्रेन की एक ऐसी स्पेशलिटी है जिससे हम नई चीजें सीखते हैं। जैसे आपको गिटार बजाना आता है नहीं, पर आप आज चाहोगे तो आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने अपने आप सीख जाओगे। तो हमारे ब्रेन के वायर्स रिकनेक्ट होते हैं और हम जैसा जैसा सीखते हैं वो ऑटोमेटिक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर वो हमारी एक हैबिट बन जाता है। जैसे हम कार ड्राइव या टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण कंटिन्यूअस हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ होता रहता है और हम नई चीजें सीखते हैं। तो अब हम न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हमारे ब्रेन की इसी खूबी को यूज करके ब्रेन का वो डैमेज हिस्सा जिसको हम पहले यूज नहीं कर पा रहे थे या जिसके कारण वो सिग्नल्स आना बंद हो गए थे, उनको हम वापस से रिएक्टिवेट करते हैं ताकि पेशेंट के वो पार्ट जो काम करना बंद कर गए हैं उन सबको वापस से हम रियलाइन करके रिएक्टिवेट करके उनकी नसों में संचार ला सकें। और इसके साथ साथ हम पेरिफेरीज में भी मांसपेशियों को इनको फिजियोथेरेपी या न्यूरोमॉड्यूलेशन देते हैं ताकि पूरी तरीके से वो ठीक हो पाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो परिवार वालों के क्वेश्चन होते हैं, जो इस शब्द के प्रवेश होते से भयानक डराते। जैसा आपने बताया कि कई बार ठीक होने के बाद भी, या पैरालिसिस बोलते, लकवा बोलते, इसके पेशेंट की कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे पैरालिसिस के पहले थी। जैसे मुंह का तिरछा होना, पैर का घुमा हुआ होना, हाथ एक जगह पे हो जाना। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ज़बरदस्त तरक्की किया है, तो क्या सेंटर पे, आपके सेंटर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बुद्धि क्लिनिक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे इन विकृतियों को वापस उसी रूप में ला दिया जाए जैसे पहले था? जी बिल्कुल, इसका जवाब इस तरीके से मैं देना चाहूँगा कि ब्रेन में हम रिकनेक्शन कर रहे हैं। रिकनेक्शन से अप टू 80% वापस वो चीज़ें रीइस्टैब्लिश कर सकते हैं। ब्रेन के आसपास का एरिया, जैसे ब्रेन में आप माने कि अपने ब्रेन का एक पार्ट में वो डैमेज हुआ है, तो उसको हम आसपास के एरिया को एक्टिवेट करके उसका काम सिखा सकते हैं एक्सटेंसिव रिहैब और न्यूरोमॉड्यूलेशन एक्टिवेशन से। बट कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमेशा रह जाता है ना। बट मैं आपको अपने पेशेंट्स का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक पेशेंट है हमारे पास, वो धार से आ रहा है, उसको स्ट्रोक की जगह हेड इंजरी हुई थी। धार से इंदौर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। यंग पेशेंट 21 ईयर्स का। उसके बाद से उसके ब्रेन का वो एक एरिया में खून के थक्का जमने के कारण सेम लकवे जैसा पूरी बॉडी एक साइड की, लेफ्ट साइड की काम करना बंद कर दी थी। 8 साल से उसने नॉर्मल फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, सारी चीज़ें ले ली। उसके बाद उसे किसी तरीके से हमारे सेंटर का पता चला। हमने उसका पहले फेज्ड मैनर में असेसमेंट करने के बाद ये थेरेपी सेशंस डिसाइड किए कि पहले हम जो डैमेज ब्रेन है, क्योंकि 6 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो हमने पहले उसके ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए हमारी न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स जैसे TDCS, TAVNS और RTMS इनसे एक्टिवेट किया। उसके साथ साथ हम जनरलाइज फिजियोथेरेपी करके, क्योंकि उसका हाथ लेफ्ट साइड की बॉडी और राइट साइड की बॉडी में ऑलमोस्ट 60% का डिफरेंस था। अगर ये हाथ की गोलाई इतनी है तो ये इतना सिकुड़ गया था। हमने दोनों की 3 मंथ्स 4 मंथ्स में हमको असर दिखने लगा। आज वो पेशेंट जो आता है वो खुद चल के आता है, पहले सिर्फ व्हील चेयर से आता था। और उसके पेरेंट्स, या आप जो घर और परिवारजनों की बात कर रहे हैं, उसके पापा हर एक सेशन में बिना कोई सेशन मिस किए हमेशा उसको लेके आए और आज भी लेके आ रहे हैं, और वो अप डाउन करते हैं हमारे हर सेशन के लिए। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या पूरी तरह वो रिकवर कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशंस लोगों के लिए अलग अलग है। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनका 21 साल का नौजवान बेटा जो बिस्तर पे लेटा हुआ था, जिसके हर काम खुद करना पड़ता था, वो 6 साल बाद भी खुद चल के अब अपने वॉशरूम तक पहुंच गया। तो इस तरीके से कब आया,
कितने समय बाद वो स्ट्रोक या हेड इंजरी के बाद हमें रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे जवाब इनमें छुपे हुए हैं। पर अगर सही टाइम पे सही एक्शन लिया जाए तो बिल्कुल 95% तक हम रिहैबिलिटेशन कंप्लीट करके वापस से पुरानी वाली स्थिति ला सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर किसी को ये बीमारी है तो उस पेशेंट का विल पावर और आपकी टेक्निक, उस पेशेंट का विल पावर कितना % योगदान रखता है कि वो जल्दी रिकवर हो? सर, अगर आप न्यूरो में मेरा एक्सपीरियंस की बात करें, जो मैंने न्यूरो मॉड्यूलेशन पिछले 13 साल में सीखा है और ये बिल्कुल नई डेवलपिंग फील्ड है, इसमें गेम 80% विल पावर का ही है सर, पूरा। आप कितनी जल्दी वापस आना चाहते हैं। जैसे वो पेशेंट जो था जिसके बारे में मैंने बात की, वो पहले दिन से वो यही बोल रहा है कि मुझे खुद ड्राइव करके धार से यहां आना है। विल पावर का ही गेम है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने पिछले 5 वर्ष पहले सबने देखा, कोरोना आया, उसने किसी एज ग्रुप को नहीं छोड़ा, है ना। आपने तब बहुत चला कि इनका ये लेवल इतना, ये है, लंग में इतना डैमेज है, तो बहुत से ऐसे केस आए जो 30 साल के लड़के का 30% लंग डैमेज है, और एक दादा जो 65 साल 70 साल के, उनका 90% लंग डैमेज, दोनों आईसीयू में। पर दादा आज हमारे साथ है और वो लड़का विल पावर कम होने के कारण। तो डर कितना कम हो और विल पावर कितनी ज्यादा है, सब चीजें इसी पे डिपेंड करती है। आपको खुद को वापस जीने की इच्छा कितनी, वापस अपने पांव पे आना, वापस सारे काम खुद करना, वापस अपने घर के लिए जैसे पहले थे वैसे सारी हर चीजें करना, वैसे अपने घर के सारे फंक्शंस अटेंड करना, सारी चीजें उन पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे। क्योंकि आप नसों के डॉक्टर हैं, एक सामान्य शरीर में जितने भी ये पूरा वायरों का जाल है हमारे शरीर के अंदर, जिसको ब्रेन एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है, ये काम कैसे करता है, इसका पैटर्न क्या है? क्योंकि देखती आंखें हैं, बोलती जीवान है, और कर्म हाथ से होते हैं, और सजा पीठ को पीड़ती है जब कभी डंडे लगते हैं। तो वही वाली बात है सर कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है सर? अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जैसे मैं अपने सारे मरीजों को या सारे पेशेंट को समझाता हूं, तो हमारे शरीर का ये जो सिस्टम है, पूरे वायर का जाल, इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब जो मेन प्रणाली है, जैसे अपनी, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि जैसे हमारे घर में बिजली आती है, हमारे शरीर में वैसे ही भगवान ने नसों का जाल बिछाया है। हमारे शरीर में बिजली कैसे आती है, वो पावर हाउस से बनी, हाई टेंशन लाइन और सब होते होते वो हमारे मीटर तक आई। ये मेन पार्ट हो गया सेंट्रल। तो हमारी बॉडी में सेंट्रल पार्ट है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद इनसे निकलने वाली जितनी भी नसें हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल। तो हमारे शरीर में हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, जैसा कि आपने बताया, ब्रेन या मस्तिष्क। तो ब्रेन या मस्तिष्क को हमारे पूरे शरीर से जुड़े रहने के लिए एक वायर का नेटवर्क चाहिए था, जिसको हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड, मेन लाइन, वो हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है पीठ तक। उसके बाद उसमें से भगवान ने वायर्स निकाले जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के हर पार्ट में गए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि आप अपना हाथ ऐसे उठाएं। अब इसमें क्या हुआ, आपने सुना, आपके ब्रेन ने समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद आपने ब्रेन को परमिशन दी कि मैं हाथ उठाना चाहता हूं। तो ब्रेन के समझ वाले पार्ट ने जो ब्रेन का एरिया उल्टी साइड का, अगर राइट उठाया तो लेफ्ट, जो हाथ कंट्रोल करता है उसको सिग्नल दिया। फिर वहां से एक सिग्नल यहां तक आया। वो कैसे आया, वो वायर से आया। तो सेंट्रल पार्ट में वो सिग्नल एक्टिवेट हुआ और वो वायर के थ्रू हमारे पास आया। जैसे हमारे घर में मीटर से यहां तक लाइट आई, सेम उसी तरह। तो इसको हम समझते हैं कि ये पूरा एक वायर का जाल है, ये पूरी नर्व्स एक वायर का जाल है पूरा। और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वैसे ही है जैसे हाई टेंशन लाइन में छेड़ना। इसके लक्षण भी, अगर इनमें कोई भी बीमारी होती है या कुछ होता है तो इनके लक्षण भी सेम वैसे ही होते हैं। हमारे घर में अगर कोई लाइट का शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ वो होता है तो वो क्या करती है, वो ब्लिंक करती है, फड़फड़ाती है, या उसमें से स्पार्क निकलता है। तो सेम हमारे ब्रेन में ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जाल है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें क्या होता है, मिर्गी का दौरा आता है। वो एक
नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन की, जिससे हमारी पूरी बॉडी जुड़ जाए। सेम अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें या नसों की बात करें, तो अगर हम बहुत देर तक वो नस दबती है या कुछ होता है तो हमें पैरों में सुन्नपन और झुंझुनी आती है, जो एक इलेक्ट्रिकल सिम्टम है या इलेक्ट्रिकल लक्षण है। सुन्न हो गए पैर या झुंझुनी, ये हम रोज भी ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे साथ रोज होता है। वो नॉर्मल है 4 मिनट या 5 मिनट, पर आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम नॉर्मल बात करें, आप सबसे कॉमन जो हमारे पास मरीज आते हैं हम उनसे यही पूछते हैं, आजकल हर कोई मोबाइल लेके ही वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठते हैं। आप जैसे ही वेस्टर्न टॉयलेट पे वो एक समय से ज्यादा हो जाता है, आप उठो आपके दोनों पांव सुन्न हो जाते हैं। तो ये जो नसें दब रही हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दब रही है, ब्रेन में जिसके कारण लकवा या हेड इंजरी हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में जिसके कारण स्लिप डिस्क हो रहा है। बट ये जो पेरिफेरी नर्व है, जैसे ये उंगली चलाने के लिए वायर तो यहीं से आया है, अगर मैं इसको दबा दूंगा या आप इसको पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी देर में सुनना पड़ा। तो सर आपके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होता है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि दर्द घुटने में हो रहा है और उसका संबंध दिमाग से, तो ये आपके लिए ये कैसे जानते होंगे कि अब अलग अलग जगह के दर्द लेके पेशेंट आते होंगे, तो ये पकड़ना कि इस पार्ट में दर्द हो रहा है तो ये वहाँ की नहीं वहाँ से जुड़ी हुई वो कहीं और होता। बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे मैं बताऊं सर, इसी के लिए तो 13 साल से मेहनत की है, इतना पढ़ा, इतने पेशेंट्स देखे, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया, मैंने पेशेंट्स को देख के खुद सीखा, किताबें पढ़ी, तब जाके समझ में आया कि ये सारी चीज़ें। तो जब हम डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं, जैसे हमारे बुद्धि सेंटर पे भी हम जब असेसमेंट करते हैं, या मैं स्पाइन सर्जन हूँ तो स्पाइन का भी असेसमेंट करते हैं, तो जैसे मैं आपसे एक सिंपल से सवाल पूछूंगा, अगर इस पूरे रूम में ये वाली लाइट नहीं जल रही होगी तो आप क्या देखोगे? जो लाइट जल रही है इसका वायर। हाँ। तो उसी तरह हमारे शरीर में हर नस का 3 काम है, एक हरकत करना, दूसरा महसूस कराना और तीसरा रिफ्लेक्स। मतलब अगर अपन ने गर्म चीज छू ली तो बिना अपने बोले अपन हटा लेते हैं। तो हर एक नस का कोई 3 काम है पूरे, बाकियों के स्पेशल काम है, जैसे हमारी जबान, उसका स्वाद, यहाँ की नस के ये 3 काम तो है ही, महसूस करना ये, पर यहाँ स्वाद, सुनना, सूंघना, ये सब। तो जैसे हम हाथ में बात करें तो हमारे हाथ में यहाँ पे 3 नस है, ये एक नस है, ये एक नस है और ये एक नस है। तो जिस असेसमेंट में हमें पता चलता है कि यहाँ कमजोरी है, यहाँ सुन्नपन है, यहाँ है, हम उसको ट्रैक कर लेते हैं कि कौन सी नस है, और उस हिसाब से उसका डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लान, सर्जिकल होगा, नॉन सर्जिकल होगा, थेरेपी पे कौन सी थेरेपी, फार्मेकोथेरेपी या मतलब दवाइयों के साथ स्टार्ट करना है, इस तरह से डिटेल प्लान स्टेप बाय स्टेप मैनर में करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसमें कुछ और या स्टेप अप करते हैं दवाइयों को और थेरेपी को। उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम मिडिल पाथवे इंजेक्शन और इससे देके श्योर होते हैं कि हम सही सोच रहे हैं, सही है नहीं। और उसके बाद जब हम पूरा श्योर हो जाते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन जैसे MRI, नसों की जांच, NCV, EMG, तो हम सर्जिकल विकल्प भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो अब अगला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि ये ब्रेन इंजरियाँ क्या होती है और ये इसके अलग अलग सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे एक तो एक्सीडेंट हो गया, हमें पता ही है, जो लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं किसी भी कारण से। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके की ब्रेन इंजरीज होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, प्लस जिस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम कितना आसान हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट पे बात करें कि ब्रेन इंजरी क्या होती है और कैसे होती है। तो ब्रेन इंजरी ना किस चीज़ से हुई है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या होगी। क्या वो एक लोकलाइज ब्रेन के एरिया में है या पूरे डिफ्यूज ब्रेन के एरिया में। जैसे अगर हम बात करें, हमने आज अभी तक जो बात की लकवे की, एक पर्टिकुलर पार्ट पे हम गिरे तो एक साइड हेड में गिरा। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण सबसे कॉमन है, स्पेशली हमारे एरिया में, क्योंकि हम हेलमेट को एक बोझ समझते हैं। हमारे यहाँ कोई हेलमेट नहीं लगाना चाहता और हम जरा सा गिरते हैं, इतना हैवी ट्रैफिक है कि पीछे से गाड़ी आ जाती है और वो हमारे सर पे या कमर पे या कहीं पे भी जो, ये सबसे कॉमन हम देखते हैं इंदौर के सेटअप में। मैं दिल्ली था, वहां स्टोरी डिफरेंट थी। दूसरा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तीसरा बात करते हैं इन्फेक्शन, या आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर निकला जिसकी सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी को आपने रिसेक्ट करा या वो ट्यूमर को नॉन सर्जिकल भी आपने कीमोथेरेपी ली, वो भी एक ब्रेन इंजरी है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन की जगह पे कुछ और चीज बैठी हुई। चौथा इन्फेक्शन, हमको मेनिंजाइटिस हो गया, बुखार जिसको बोलते हैं कि दिमाग में चढ़ गया या कुछ है, तो उनमें भी ब्रेन का नॉर्मल
जो फंक्शनिंग है या इलेक्ट्रिक हाई टेंशन लाइन है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उसके कारण तो ब्रेन के अलग अलग एरिया में जहाँ इंजुरी होती है तो उसके लक्षण भी अलग अलग आते हैं। तो हमने इन लक्षण को क्लासीफाई किया है अलग अलग तरीकों से। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं मोटर एरियाज, मतलब उसके हाथ चलना या पैर चलने में कितनी डिफिकल्टी है। इसी में हम देखते हैं कि क्या उनमें अकड़न है या वो बिल्कुल लूज है, क्या उनमें थोड़ी भी हरकत हो रही है या उनमें महसूस करने की शक्ति बची है या नहीं बची। तो इस तरीके से हम आकलन करते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के मेजर पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो मोटर ब्रेन इंजरी, मोटर इफेक्ट्स हैं इसके, या हम बोले कि हम हरकत नहीं कर पा रहे हैं हाथ या पाँव, ये पेशेंट को डिसेबल्ड बना देती है। अपनी रोजमर्रा का जीवन में उठना, खाना, वॉशरूम जाना, तैयार होना, ये सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट बना देती किसी और पे। ये पेशेंट के खुद के लिए और उसके परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं या बहुत ज्यादा क्षति कॉज करती है ना, बहुत ज्यादा परेशानी देती है उन लोगों को। दूसरा, कुछ ब्रेन इंजरी ऐसी होती है जिसमें हमारी स्पेसिफिक पार्ट, जैसे हमें खाना निगलना या पानी गटकना, उसमें दिक्कत आ रही हो, इसके लिए हमारे पास अलग थेरेपीज है। तीसरा, अगर हम बात करें तो इस टाइप की ब्रेन इंजरी जिसमें हमको बोलना या गटके हुए खाने को खांसी से निकालना, जिसके कारण न्यूमोनिया या लंग इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो होती है। चौथा, एक ऐसे ब्रेन इंजरीज के पार्ट है जिसमें यूरिन और लैट्रिन कंट्रोल चला जाता है पेशेंट का, उसकी पूरी जिंदगी डायपर में निकलती है। ये सोशल स्टिग्मा परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा है। वो पेशेंट इस डर से कि मेरे से स्मेल आएगी, मैं डायपर में जाऊंगा कभी लीक ना हो जाए, कभी मेरे को वॉशरूम में मतलब स्टूल लीक ना हो जाए, तो मैं कैसे, तो सोशल एंजाइटी बहुत कॉज कर देती है, जिसके कारण पेशेंट अपने परिवार वालों से मिलना, चलता फिरता पेशेंट भी बेड रिडन या अपने आप को होम बाउंड कर लेता है। तो इस तरीके से हम उनको क्लासिफाई करने के बाद पेशेंट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपनी थेरेपी पे डिपेंडेंट, उसकी सीवियरिटी फिर हम असेस करते हैं कि कितनी सीवियर है, कितने अंतराल के बाद इंजुरी से हमारे पास वो पेशेंट आया। उस तरीके से एक टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान, मतलब हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअल टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान बना के उसको सजेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बीमारी तो बहुत बड़ी है, समय भी लगता है, और समय के बाद भी अगर कुछ बच गया तो उसके लिए भी यहाँ पे बुद्धि क्लिनिक सारी चीज़ें देखता है। तो कौन से ट्रीटमेंट हैं जो आज की तारीख में कम समय में पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बहुत जल्दी उस बीमारी से उसको बाहर निकाल देते हैं? सर, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बिल्कुल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है यह है न्यूरोमॉड्यूलेशन। न्यूरोमॉड्यूलेशन मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या पूरे नर्वस सिस्टम को हम बिना सर्जरी के एक्टिवेट करते हैं। जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल भी ऑप्शन है, बट सबसे पहले बिना सर्जरी के हम उसको एक्टिवेट करते हैं। और उसके बाद ये जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज एरिया हैं, इनको हम ठीक करते हैं, रिहैब देते हैं, और पेशेंट की इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग उसके सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे हम पेशेंट को थेरेपी देते हैं। इनमें हमारे पास मेनली 5 मशीन्स जो हैं, उसमें आता है TAVNS, RTMS, TDCS, एक हमारे पास आता है न्यूरो फीडबैक जो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास आता है FMS। एक बिल्कुल अत्याधुनिक मशीन है IFS, है ना, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो मैंने आपको बताया था मोटर डैमेज जो मेन है, जो हमको असहनीय बना देता है या डिपेंडेंट बना देता है, उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है ना। तो मैं बात करूंगा कि IFS कैसे काम करती है। अगर हम IFS के बारे में बात करें तो ये मशीन एक अपने आप में एडवांस रोबोटिक्स का एक नतीजा है, जिसमें पहले हम उसको एसेसर पॉइंट्स लगाते हैं जो ये कैलकुलेट करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता बची है उस काम को करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो साइकिलिंग, तो हम पेशेंट को बिठाते हैं उस मशीन में, साइकिलिंग वाली प्रोटोकॉल को सेट करते हैं। तो जब वो आपसे साइकिल चलवाते हैं तब हम सबसे पहले ये असेस करते हैं कि हमारी यहाँ सब जगह प्रोब्स लग के कि हमारी किस मांसपेशियों के ग्रुप में कितनी क्षमता बची। उसके अकॉर्डिंग वो असेस करके खुद कंप्यूटराइज्ड AI जनरेटेड रोबोटिक्स हमें ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं, और उसको हम फिजियोथेरेपी से और कपल करके, या एक होता है FMS, फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, फिर उसके असेसमेंट में जो हमको रिपोर्ट में पता चलता है कि ये वाला मसल ग्रुप वीक है, उसको हम FMS, एक और जो न्यूरोमोड्यूलेशन थेरेपी है,
उसके साथ कंबाइन करके उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो वो मसल ग्रुप जब स्ट्रेंथन हो जाता है, आईफेस से उसकी लगातार जब थेरेपी चलती रहती है तो हमको परिणाम और बेहतर मिलते हैं, जिससे हम पेशेंट्स को चलने में या उनके हाथों को वापस चलने में बहुत सुविधा होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ब्रेन इंजरी के कारण अकड़े हुए होते हैं, जिनका हाथ ऐसे ही रहता है, उसमें भी एफएमएस और आईफेस हमें उनकी अकड़न दूर करने में और उनकी नॉर्मल मोबिलिटी लाने में बहुत हेल्पफुल है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अकड़न रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तो हमको फार्माकोथेरेपी या बोटॉक्स इंजेक्शंस को क्लब करना पड़ता है, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जब तक वो लूज नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको असेस करते करते ट्रीटमेंट प्लान भी हम मिड ऑफ द थेरेपी हर 15वें सेशन में रिवाइज करते हैं। हम अपनी टीम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स, उनके साथ डिस्कस करते हैं, डोज एडजस्टमेंट्स करते हैं दवाइयों के, और थेरेपी रिवाइज करके फिर पेशेंट को एक और ट्रीटमेंट प्लान पर शिफ्ट करते हैं। ये तो थे ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गर्दन के नीचे के हिस्से पे आते हैं, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित यंगस्टर्स में आज की तारीख में, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ। मेरे यहाँ की एक वीडियो एडिटर को ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम हुई और फिर वो जो छुट्टी पे गया तो उसको शायद ये जॉब ही छोड़ना पड़ी। गर्दन के नीचे ने की जो सर्वाइकल पेन जिसको बोलते हैं, फिर स्लिप डिस्क होता है तो एक ही हड्डी के दो छोरों की बीमारी, और संबंध भी उनका उन्हीं इलेक्ट्रिक कनेक्शन से है जो पूरे शरीर में फैला होता है। आखिर ये हम ह्यूमन ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसको चाह के भी हम सुधार नहीं पा रहे हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम हमें आज की तारीख में 22, 23 और 24 साल की एज में देखने को मिल रही है। सीनियर एज में अगर होती तो हम समझ सकते हैं कि शरीर है, गाड़ी का मॉडल जैसे जैसे पुराना होता है, रिपेयरिंग के साथ कुछ उसके पुर्जे कमजोर होते हैं। मगर लेटेस्ट मॉडल के अंदर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आई, यानी कि यंगस्टर्स के अंदर, तो ये काफी बड़ा सवाल है उनके भविष्य को लेकर। तो ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है? इस बात का अगर मैं जवाब दूं तो ये एज ग्रुप जो मैं अपने ओपीडी में देखता हूं आजकल, ये एज ग्रुप 12 या 13 साल से लेके 90 हो गया है। आपने तो फिर भी 23-24 बोला। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो वो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोबाइल, लैपटॉप, यही है। हम लोगों ने गली क्रिकेट खेला है। आज हम कितने लोगों को किस गली में क्रिकेट खेलते देखते हैं? हमारे टाइम पे हर गली में क्रिकेट खेलते थे लोग, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं। इनएक्टिविटी स्पेशली चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रन के अंदर जो मोबाइल हम दे देते हैं, वहीं से ही उनका डेवलपमेंट बोन्स का और मसल्स का रुक जाता है। और सेम गोज विद अस। आदमी अपनी नेचुरल नॉर्मल लाइफ में इतना उलझा हुआ है, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे 80% जनता काम कर रही है, वो फिजिकली इतना इनएक्टिव है कि रीढ़ और रीढ़ की मांसपेशियां, उसके अंदर जो नर्व्स हैं, वो उसको उतना सपोर्ट ही नहीं दे पा रही कि वो नर्व्स बिना दबे अपना नॉर्मल इलेक्ट्रिकल संचार कर पाए। अगर मैं रीढ़ की बात करूं कि ये प्रॉब्लम हमारी गर्दन और कमर में ही क्यों है, तो उसको आप ऐसे समझें कि हमारी पूरी रीढ़ में यही दो हिस्से हैं जो मोबाइल, जिनमें हम हरकत करते हैं। गर्दन ऊपर नीचे हिलाना, ये 7 हड्डियां, और कमर की ये 5 हड्डियां। और गर्दन हमारे ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है। हमारे ऊपर का पार्ट, नाभि से पूरे ऊपर के एरिया को, हमारे पैरों को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ये 5 हड्डियां हैं, जिनको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। इसके अंदर से जाती है वही हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन, जो मेन नस है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यही दो मोबाइल एरिया हैं। अगर इनमें हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी और मांसपेशियां ही मजबूत नहीं होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी रोजमर्रा में अगर जरा से भी जर्क लगे, या लॉन्ग टर्म सेटिंग हुई, या हमने आते हुए स्कूटी कुदा दी, या बच्चों का स्कूल बैग ही इतना भारी हो गया, वो गेम में एक ही पोजीशन में बैठे रहे, तो वहां की नस जो है वो उसके अंदर दब जाएगी और उसके कारण काफी दर्द और अकड़न आएगी, जो ये तकलीफ दबाव के कारण होती है। अब इसके उपचार की बात करूं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं सर्जरी नहीं कराना। सर्जरी कराने के बाद कई सारे केसेस सुनने ऐसा देखे कि व्यक्ति पलंग पे ही रहता है, उठ नहीं पाता है, तो सर्जरी का डर तो है ही।
दूसरा, क्या विदाउट एनी स्ट्रेस और बिना कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम या सर्जरी बड़ी चीज करे, बिना इसका सॉल्यूशन मुमकिन है? और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंस में इसके और क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है? देखिए, अगर इस बारे में हम बात करें तो सर्वाइकल या स्पाइन की कोई भी एरिया, लंबर हो, सर्वाइकल हो, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल हो गया, शायटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, अगर इसके बारे में हम बात करें कि इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, तो देखिए 97% पेशेंट्स, मतलब 100 में से 97 पेशेंट अगर सही समय पे हमारे पास आते हैं तो सिर्फ रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, इसी से ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन भी बहुत कम डोज में लगती है उनको। बट आते आते हमारे पास पेशेंट्स इतना डिले हो जाता है कि उनको हमको एडवांस फिजियोथेरेपी या रोबोटिक रिहैब देना पड़ता है, जिसके बाद ही वो सर्जरी से बच पाते हैं, है ना। और स्पाइन का, ये स्पाइन सर्जरी या स्पाइन ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो लोगों में डर इतना ज़्यादा है कि अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 के 100 बोलेंगे कि स्पाइन की अगर सर्जरी कराएं या एडवांस कोई ट्रीटमेंट लें तो हम बेड रिडन हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, हम कभी बाथरूम नहीं जा पाएंगे। बट आजकल की लेटेस्ट एडवांस रोबोटिक या न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक से ये सारी चीज़ें नहीं है। उल्टा अगर आप सर्जिकल में बात करें तो पेशेंट पूरे टाइम जगा रहता है जब सर्जरी होती है, और सर्जरी के 2 घंटे बाद हम उसे चला देते हैं, और एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर तो हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को, और वो पूरे टाइम सर्जरी में हमसे बात करता रहता है। बट अगर हम सर्जिकल तक नहीं जाएं तो बीच की जो दूरी है, इसको इस टाइम पे हम ऐसा क्या करें कि ये सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पे आ जाए और हम इस पे कंट्रोल पा सकें। हम दर्द और जो अकड़न आई है या हाथों में सुन्नपन या झुंझुनी आने के कारण जो हम हाथ कंप्यूटर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम चाह के इतना अटक गए हैं कि हम ऑफिस ही नहीं जा पा रहे हैं, 2 व्हीलर ड्राइव नहीं कर रहे, ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो कुछ पेशेंट्स तो उसमें बहुत गंभीर समस्याओं से आते हैं, जैसे उनका यूरिन पे कंट्रोल कम हो गया या यूरिन बार बार लीक हो जाता है, लैट्रिन आ ही नहीं रही है बहुत दिन तक, या लैट्रिन आ रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जब ये रेड फ्लैग साइन होते हैं, इतनी अकड़न हो गई कि अब हमसे चला ही नहीं जा रहा, असहनीय दर्द है कि हमको बेड पे करवट भी नहीं लेते बन रहा, जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तब भी उनमें अगर सही समय पे न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स या एडवांस रोबोटिक रिहैब्स लिया जाए सही असेसमेंट से और दवाइयों का उपयोग किया जाए तो 80% पेशेंट्स विदाउट सर्जरी भी ट्रीट किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। हम हमारे सेंटर की अगर बात करें तो हमारे पास 2-3 इतनी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था FMS, फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, हमारी रीढ़ में जो हमारी नसें जा रही है ब्रेन से आती हुई स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारी पीठ से करीब 4 या 5 इंच अंदर जा रही है। तो जितनी भी नॉर्मल फिजियोथेरेपी या हम बोलते हैं हीट, सेकाई या लेजर मशीन्स, ये सब जो मशीन्स हैं ये इतना डीप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, इसलिए हमको टेम्पररी रिलीफ होता है और हमको लगता है सब कुछ सही हो गया, और 2 महीने 3 महीने उन्हीं में वो वापस आ जाता है। तो हमारी FMS जो 4.5 टेस्ला की सबसे एडवांस मशीन है, न्यूरोमॉड्यूलेशन डिवाइस है, वो जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो पेशेंट को रिलीफ भी बहुत जल्दी आता है। जैसे अगर आपको नॉर्मल फिजियोथेरेपी या नॉर्मल रिहैब सेशंस में 30 सेशंस लग रहे हैं तो हमारे 7 या 8 सेशंस में हम सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, और पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री अपनी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग में वापस जा पाता है। तो वो मसल्स को और नर्व्स को पूरा रिएक्टिवेट करके जो डिस्क बाहर आई है उसमें से पूरा वाटर डिहाइड्रेट करके उसको लूजन अप कर देती है, जिससे वो नस पे दबाव जो था, जिसके कारण दर्द, सुन्नपन, झुंझुनी ये सारा हो रहा था, ये सारी चीज़ें तभी कंट्रोल में आ जाती हैं, और पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस, जैसे मैंने बात की थी कि पेशेंट की पेशाब में रुक रुक के आना या कंट्रोल ना होना, वो अपने आप रिकवर कर जाती है। सर, दर्द तो दर्द है, सामान्य भी होता है, असामान्य भी होता है, सोने के बाद उठने के बाद भी होता है, गिर जाए तो भी होता है। समझ में नहीं आता कि किस दर्द को सीरियसली लें, किसको लाइटली लें। तो इस दर्द से ही आपकी स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है वहां से चालू होती है। आप हमें कुछ ऐसा बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद वो ये समझ पाए कि किस तरीके का दर्द सामान्य है और किस तरीके के दर्द को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम रीढ़ या गर्दन के भी दर्द की बात करें तो दोनों एक तरीके के होते हैं पूरे। जैसे हमारे गर्दन से हाथों में आता है, कमर से पैरों में जाता है। तो
कब हम बोले कि ये सामान्य दर्द है, कब असामान्य? इसकी सबसे पहली डेफिनेशन तो आप खुद जाने कि कब आपका रोजमर्रा का काम, ऑफिस जाना, बच्चों के साथ खेलना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, खुद किचन में काम करना, जब ये ऑब्स्ट्रक्ट होने लगे, इसका मतलब वो दर्द अब सामान्य नहीं बचा। जब आप वो करने में असमर्थ हो अपना रोज का ऐसा काम, तब वो असामान्य नहीं बचा, है ना? तो असामान्य दर्द क्या होता है? असामान्य दर्द मतलब सबसे पहला पॉइंट कि आप जो रोजमर्रा के काम या डेली एक्टिविटीज आप जो कर रहे थे वो करने में आप असमर्थ हैं। पहला, वो पेन या सुन्नपन, झुंझुनी इतनी ज्यादा है अकड़न कि आप बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे, है ना? दूसरा, वो पेन के साथ सुन्नपन और झुंझुनी इतनी बनी हुई है कि मुझे मेरे पैर ही फील नहीं हो रहे। हमारे पास हाथ या पैर फील नहीं हो रहे, मतलब हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो बोलते हैं इतना भारी हो गए कि हमको महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है गादी पे चल रहे। तीसरा, ऐसे पेशेंट्स जिनको, अगर हम सर्वाइकल पेन की बात करें, कि हाथ से चीजें छूटने लगी, जैसे फीमेल्स के किचन में कलछुल या खाना बनाने में चीजें हाथ से छूटने लगी, भारी सामान अब उठाते नहीं बनता, वो गिर जाते, या पैरों में चलते नहीं बनना, मैं उठ के नहीं जा पा रहा, बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पा रहा। ये चौथा पॉइंट जो मैंने बात की कि ऐसे पेशेंट्स जिनके यूरिन या स्टूल कंट्रोल या तो लॉस हो गया हो या उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कब हो रही है, उनकी यूरिन धीमे धीमे लीक हो रही है, या उनसे अब यूरिन ज्यादा रोकते नहीं बन रही उसके कारण, है ना? मेल्स में अगर हम बात करें तो इरेक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम भी काफी आ जाती है कमर की नस दबने के कारण। तो ये सारे सिम्टम्स वो हैं जो एक सामान्य दर्द और असामान्य दर्द को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ऐसा कोई असामान्य दर्द के कोई भी लक्षण आपके पास है तो टाइम इज एवरीथिंग। आप सही समय पे अगर डॉक्टर को कंसल्ट करके एडवांस रिहैब या मेडिकेशंस के साथ उसको ट्रीट करने जाएंगे तो आपको सर्जरी तक जाना ही नहीं पड़ेगा। 80% ऑफ द टाइम आप इतने खराब सिम्टम्स के बाद भी रिकवर करके आराम से स्ट्रेस फ्री, पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर कोई दर्द पर्टिकुलर एक्शन पे ट्रिगर हो रहा है तो वो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े समस्या का संकेत है। स्पाइन के मेजर दर्द जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होता है कि गर्दन आगे झुकाना है, कमर आगे झुकाने के कारण। जिम में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो टिपिकली एग्जांपल देते हैं कि डेडलिफ्ट में ये उठाया और उसके बाद से मेरे को पाँव फील नहीं हुआ। पर इस पर सर मेरा एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्योंकि ये तमाम दर्द, चाहे वो सर्वाइकल का हो, चाहे स्पाइन का हो, स्लिप डिस्क का हो, ये होता है आपके नफ्स दबने के कारण। बिल्कुल, तो उसका वो दबाव बंद कर दें, ट्रीटमेंट आसान है। यही ट्रीटमेंट है उसका। तो फिर उसमें इतना सारा और इतना सब कुछ, ये सब क्यों? मतलब किसी दबाव को हटाने के लिए सर्जरी की जा रही है, कुछ तो एक्सरसाइज से भी ठीक हो रही है। बिल्कुल। तो ये क्या पोजीशन की सिचुएशन है कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर लेते हैं और कुछ में ऐसा होता है कि शायद, तो ये अलग अलग पड़ाव क्या हैं इसके? आप ये समझिए, इसको मैं जनरल भाषा में ऐसे समझाता हूँ कि आप ये समझिए कि एक पानी का पाइप जा रहा था, उस पर आपने पाँव रख दिया, पाँव रख दिया तो आगे पानी आना बंद हो गया। सेम दिमाग से वो करंट उस नस के थ्रू वहां तक जा रहा था। स्लिप डिस्क या किसी भी नस पे दबाव के कारण, वो कुछ भी कारण हो सकता है, कभी हड्डी बढ़ जाती है, कभी डिस्क बाहर आ जाती है, कभी वहां ट्यूमर हो जाता है, कभी वहां इन्फेक्शन के कारण पस या कुछ कलेक्शन हो जाता है। सभी कारण के कारण वो नस दब गई, जैसे अपन ने पानी रोका। अब ऊपर से अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 100 वॉट करंट जा, अगर 50% दब गया तो नीचे कितना गया? 50। अब हमको किसी भी तरीके से वो दबाव कम करना है और हम बाकी नॉर्मल आ जाएंगे। यही वो बात है कि अगर आपने पहले पड़ाव पे अर्ली ही डॉक्टर को दिखा दिया और वो डीप थेरेपीज जो एफएमएस या आईएफएस जैसी थेरेपीज फिजियोथेरेपी के साथ कपल करके दवाइयों के साथ गए, तो आपने सब तरीके से ट्राई किया। दवाइयों ने जाके मांसपेशियां और डिस्क को छोटा किया, थेरेपीज ने सिकाई दी तो मांसपेशियों में आराम आया, नसों में आराम आया, तो कुल मिला के वो दबाव अपने आप हट गया, पानी का फ्लो वापस चालू हो गया, दर्द में राहत। तो ये सारी थेरेपीज, ये सारी स्ट्रेटजीज जो स्टेप बाय स्टेप है, पहले फार्माकोथेरेपी, सिकाई गर्म या ठंडी, उसके बाद हम एडवांस रोबोटिक रिहैब,
फार्माकोथेरेपी, इंजेक्शंस, लास्ट में सर्जरी। जब कहीं से कुछ नहीं निकलता तो सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हम जाके वो जो दबाव है, जैसे आपने पाँव रखा था, आपके पाँव को ही हटा दिया, फ्लो हो गया, तो हमने वो दबाव वाला टुकड़ा, बीट्स या तो वो डिस्क होगी या वो हड्डी का टुकड़ा होगा, उसको हटाया, वो करंट वापस फ्लो चालू हुआ, दबाव हट गया और इमीडिएट पेन रिलीफ आ गया पेशेंट को। तो सर अब जैसे आपने बात करी कि हाथ ही हटा दिया, यानी कि हड्डी का वो हिस्सा हटा दिया, तो क्या संभव है कि उस हिस्से से फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम या कुछ और तकलीफ का होना या कोई सा फंक्शन ना हो पाना, क्या नसों का दबाव कभी कोई सेंसिटिव चीजों पे भी अटैक कर सकता है, जहां पर किसी पार्ट को काटे बगैर काम करना चाहे तो सर्जन नहीं कर पाए? सर वही हमारा सबसे बड़ा रोल है, एडजस्टमेंट बिठाना, न्यूरो मॉड्यूलेशन का काम मेनली। हम वहां काम करते हैं, जो आपका बिल्कुल सही जवाब सवाल था कि अगर वो एरिया नस का डैमेज हो गया, मानिए कि ये नस जा रही थी, मैंने इसको ऐसे करके दबा दिया और मैं 3 साल तक 2 साल तक घूमता रहा हर थेरेपी सर्जरी के डर से। और अब जब मैं डॉक्टरों ने बोला, अब मेरे को लगा कि अब तो मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया हूँ, सर ऐसे जीना भी क्या जीना, इससे बेटर तो सर्जरी करा के एक रिस्क ले ही लेता हूँ। हमारे पास लिटरली पेशेंट इस कंडीशन में आते हैं। जब उन्होंने वो रिस्क लिया तब हमको ये समझाते हैं कि अभी तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ये बता दे कि कितने % डैमेज परमानेंट हो चुका है ना। इसके बाद हम सर्जरी करते हैं, वो कौन सा पार्ट रिकवर करेगा कौन सा नहीं करेगा, इसकी कोई मशीन नहीं बनी। बट आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, जो एडवांस न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं या रिहैबिलिटेशन टेक्निक है, उसमें हम रोबोटिक्स या AI बेस्ड अपनी न्यूरोमॉड्यूलेशन डिवाइसेस को यूज करके वो डैमेज एरिया को भी वापस रीएक्टिवेट करके उसमें फंक्शंस ला सकते हैं नॉन सर्जिकली। मतलब इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ पेशेंट्स को कि मान लो अपन एक घर में पेड़ लगा था, उस पेड़ पे 100 पत्ती थी, अब हम 1 हफ्ते की ट्रिप पे चले गए, हम जब वापस आए तो वो पेड़ पूरा मुरझाया हुआ था, हमने उसमें पानी डाला, वो वापस आ गया, तो 100 में से 60 पत्तियां तो रीग्रो कर गई, 20 या 30 पत्तियां तो ऐसी होंगी जो परमानेंट डैमेज होके मुरझा के गिर जाएंगी। तो उन पत्तियों पे हमको काम करना है, वहां न्यूरोमॉड्यूलेशन एक वरदान है। पहले उसके लिए कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर्स भी ये बोल के छोड़ देते थे कि यही होगा, बस आप फिजियोथेरेपी कराते रहो। बट आजकल की फिजियोथेरेपी, ये जो एडवांस हम बुद्धि में करते हैं, एडवांस न्यूरोमॉड्यूलेशन, उसमें हम पेरिफेरी भी तो काम करते ही हैं, जो सालों से हो रहा था, हम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के भी वो एरिया को वापस रिएक्टिवेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो धार वाले पेशेंट की स्टोरी। एक और हमारे पास एक ऐसे पेशेंट है, वो महू की है, वो भी हमारे पास 2.5 महीने आई। उस पेशेंट का मेरे पास वीडियो सीरीज है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप इसके साथ चला भी सकते हो। वो आई थी तब उसकी स्पाइन की सर्जरी कहीं किसी ने करी हुई थी, 6 महीने से बेड पे थी, उसको मैंने अपोलो में ही देखा था, उसकी उंगली बस इतनी हिल रही थी। हमारे लिए इतना भी काफी है। इसका मतलब पूरा डैमेज नहीं हुआ, 10 पत्ती बची है, पेड़ वापस बच सकता है अगर जरा सा भी मूवमेंट है। उसके बाद हमने उसको असेस किया, वो शायद 3 महीने तक हमारे पास कंटिन्यूअस थी। अभी लास्ट मंथ उसके बेटे ने माँ जी को एक शादी में डांस करते हुए वीडियो भेजा है हमको, इतने सेटिस्फाइड उस पेशेंट के अटेंडर्स और ये। तो वही है, सही समय पे सही थेरेपीज अब काफी कुछ चेंज कर सकता है। आज के टेक वर्ल्ड में हेल्थ को और मेडिकल को भी बहुत, मेडिकल साइंस को बहुत इक्विप कर दिया है कि हम रिवॉल्यूशनरी चीजें जिनको पहले सोच नहीं सकते थे वो भी कर सकते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनको आए दिन इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये बेसिक 4-5 चीजें हैं जिनको लोगों को करना चाहिए ताकि इस तरीके की समस्या से दूरी बनाए रखें? देखिए, मैं इसका जवाब वहीं से देना चाहूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। अगर सही समय पे हमारे पास लोग आते हैं इन्हीं परेशानियों को लेके, अगर सही समय पे इन्हीं परेशानियों को लेके हमारे पास लोग आते हैं, तो 97% पेशेंट्स तो थेरेपी, रेस्ट, मेडिकेशन से ही ठीक हो जाते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये परेशानी ना हो? उसके लिए, जैसे कि मेरे पहले भी लोगों ने बात की है, एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव रहें। धूप से विटामिन डी मिलता है जो बोन का एक मेजर पार्ट है।
अगर बोन्स में कुछ है तो वो है सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी। अगर आपका विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल स्ट्रांग रहेंगे और उसके साथ आप एक्सरसाइज से मसल ट्रेनिंग करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। थर्ड थिंग, अर्गोनॉमिक्स, या आप वर्क प्लेस पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, जो आजकल बिल्कुल आम बात है, या आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आप रिपीटेटिव वही टास्क कर रहे हैं, जैसे सिलाई करना है कुछ, तो उसमें उसके अर्गोनॉमिक्स को फॉलो करें। जैसे पर्टिकुलर 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लें, अपनी आंखों को भी रेस्ट दें, 5 मिनट तक हाथ पांव आंखों की और कमर की एक्सरसाइज करें, या थोड़ा सा घूम फिर के आए। चौथी बात, जैसे हम ट्रैवल करते हैं या हम कोई हैवी वेट उठाते हैं या कुछ भी अलग काम करते हैं जो हम रोज नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। जैसे ट्रैवल करते वक्त हेलमेट लगाएं जिससे हेड इंजरी या स्पाइनल इंजरी नहीं हो। वेट या कुछ उठा रहे हैं तो प्रॉपर पोस्चर में ही वो काम करें, ऐसा नहीं कि एकदम से जाके कर दिया जिसके कारण नस दबना या न्यूरोलॉजिकल कोई भी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो अपने हाइट के हिसाब से, एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अपनी हाइट के हिसाब से अपना एक एप्रोप्रिएट वेट एंड रेगुलर एक्सरसाइज विद सन एक्सपोजर इज द बेस्ट रेमेडी। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस शरीर के अंदर मौजूद जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन की तरह नसें फैली हुई हैं, उनके संबंध को समझने में, उनसे होने वाले दर्द पीड़ा को समझने में, और इस तकलीफ से आप कैसे निजात पाएं, कैसे छुटकारा पाएं, इनको समझने में ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। पर फिर भी कुछ न कुछ प्रश्न अगर अभी भी हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।